इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और प्रियंका वाड्रा के बीच जुबानी जंग जारी है। मोदी ने एक इंटरव्यू में प्रियंका को बेटी समान बताया तो प्रियंका ने जवाब देते हुए कहा कि वो राजीव गांधी की बेटी है। नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी जैसी है। राजीव गांधी की बेटी हूँ, राजीव गांधी की बेटी हूँ। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू में प्रियंका को अपनी बेटी समान बताया था। दूरदर्शन ने इंटरव्यू का वो हिस्सा प्रसारण से पहले ही हटा दिया। हालांकि बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा कि मोदी ने प्रियंका को बेटी की तरह नहीं कहा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस मामले में कहा कि मोदी प्रियंका को बेटी कहकर खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रियंका को यह सुनकर ठीक नहीं लगता कि मोदी उनके पिता समान है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी द्वारा दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये भी पता चला है कि इंटरव्यू के उस हिस्से को भी काट दिया गया जिसमें मोदी ने सोनिया गांधी के करीबी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को अपना अच्छा दोस्त कहा। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी द्वारा दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये भी पता चला है कि इंटरव्यू के उस हिस्से को भी काट दिया गया जिसमें मोदी ने सोनिया गांधी के करीबी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को अपना अच्छा दोस्त कहा। मोदी ने दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अहमद पटेल उनके अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने अब उनके कॉल रिसीव करने बंद कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा गया है कि मोदी के इस बयान पर अहमद पटेल ने इसे चुनाव के वक्त मोदी की कुटिल चाल का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि 2001 में मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मोदी के साथ एक कप चाय तक नहीं पी है। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मोदी को बड़ी राहत मिली है। खबर है कि शुरुआती जांच में गुजरात पुलिस ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है। जांच के मुताबिक मोदी ने 100 मीटर की प्रतिबंधित सीमा के बाहर प्रेस को संबोधित किया था। इससे पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग से नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि मोदी ने 30 अप्रैल को वोटिंग के दिन जिस एरिया में प्रचार किया वो पोलिंग एरिया था। कांग्रेस ने इसे धारा 130 का उल्लंघन माना था और कहा था कि मोदी पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में धुआंधार रैलियां की। रैली में मोदी ने कहा कि अगर वापस कांग्रेस के लिए वोट हुआ तो यहां कई और घोटाले होंगे। आंध्र की प्रगति के लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व करता था, वो आज आंध्र तबाही कर दी। क्या ऐसे लोगों को फिर से मौका देना है? मोदी ने वाईएसआर को भी लपेटे में लिया। मोदी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस का और कांग्रेस ने 10 साल तक आंध्र प्रदेश को जमकर लूटा। मोदी ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आंध्र प्रदेश गोल्डन आंध्र में बदल जाएगा। क्या वाईएसआर कांग्रेस का जन्म कोई सिद्धांत के लिए हुआ है? भाइयों बहनों, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए झगड़ते हुए ये पार्टी का जन्म हुआ है। भाइयों बहनों, अगर सीमांध्र को स्वर्णिम आंध्र बनाना है, भाइयों बहनों मुझ पे भरोसा कीजिए। वडोदरा में चुनाव खत्म होने के बाद अब नरेंद्र मोदी वाराणसी पर फोकस करने वाले हैं। वो 5 मई से वाराणसी में कैंप करके चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। मोदी वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से भी चुनाव लड़ रहे हैं और यहां 12 मई को चुनाव होने वाला है। मेल टुडे अखबार के मुताबिक नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी के कैंट इलाके में किराए पर घर लिया जाएगा। पहले सिगरा या फिर रविंद्रपुरी इलाके में मोदी के रहने का इंतजाम करने की खबर आ रही थी, लेकिन एनएसजी और गुजरात पुलिस ने इन दोनों जगहों को खारिज कर दिया। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कौमी एकता दल ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। हर पोलिंग बूथ में वोटर लिस्ट के जितने भी पेज हैं उन सभी पेज के लिए अलग अलग इंचार्ज बनाए गए। बताया जा रहा है कि वाराणसी में मोदी के प्रचार के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आएंगे। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के अलावा हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी के नाम भी हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान जेडीयू ने किया है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए केजरीवाल का साथ देने का फैसला लिया गया। जदयू ने तय किया है कि हम श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। जदयू ने तय किया है श्री हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे। जदयू ने अपने दोनों शीर्षस्थ नेताओं को वहां के चुनाव में आने के लिए निमंत्रण दिया है। केजरीवाल के प्रचार के लिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव वाराणसी भी जाएंगे। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह भी कहा कि वाराणसी में केजरीवाल के प्रचार के लिए नीतीश कुमार से भी बात की गई है।
जेडीयू ने केजरीवाल को समर्थन का ऐलान किया तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि मोदी को कैसे रोका जाए। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। लालू ने कहा कि मोदी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान जाए तो उसको पता लगेगा। जो दूसरे को भेज रहा पहले वो जाना। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया तो बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर ने पलटवार किया। एमजे अकबर ने कहा कि लालू आधे पागल हो गए। लालू जी का दिमाग अभी लगता है सिर्फ आधा खराब हो गया है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद पूरा खराब हो जाएगा। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तिरुपति के वेंकटेश्वरा मंदिर के दर्शन किया और पूजा पाठ किया। उनके साथ टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू और प्रकाश जावड़ेकर भी थे। नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर एक कवि ने उन पर चालीसा बना दी। रांची के कवि पंकज धरोहर एक नामी गिरामी होटल में काम करते हैं। पंकज ने मोदी चालीसा तो लिखी ही, उनकी पूजा भी करते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। यहां वो एक के बाद एक 4 रैलियों को संबोधित करने पहुंचेंगे। सबसे पहले वो संत कबीर नगर जाएंगे, इसके बाद बस्ती, गोंडा और श्रावस्ती में रैली करेंगे। अपनी 3D सभा के जरिए नरेंद्र मोदी आज 30 लोकसभा क्षेत्रों के 59 जगहों पर दिखेंगे। इसके अलावा लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में विशेष तौर पर 3D सभा का आयोजन होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आज बिहार दौरे पर रहेंगे। यहां वो 3 जनसभाएं करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वो पहले मोतिहारी, फिर सीतामढ़ी और इसके बाद शिवहर में रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव बहराइच में रैलियों को संबोधित करेंगे। आज वो नानपाड़ा, हुकुम सिंह खेल का मैदान और रानीबाग में रैली करेंगे। बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज आज यूपी के दौरे पर रहेंगी। यहां वो कुशीनगर, बांसगांव और बहराइच में रैली करेंगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह अमेठी, सलेमपुर और रॉबर्ट्सगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रियंका गांधी आज भी अमेठी में रहेंगी। यहां वो गौरीगंज विधानसभा में पदयात्रा करेंगे और राहुल गांधी के लिए वोट की अपील करेंगी। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी पर एसपीजी सुरक्षा घेरे को तोड़ने का आरोप लगाया। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका ने एसपीजी को दूर रहने के लिए कहा और कम सुरक्षा दायरे में करीब 45 मिनट तक रही। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगी। हालांकि प्रियंका का कहना था कि एसपीजी तो उनके साथ थी। मैम अभी सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी छोड़ दिया आपने। अरे गाड़ियां नजर नहीं आ रही मैम। जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया मोहम्मद मदनी ने प्रियंका गांधी की तारीफ की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक मदनी ने कहा कि प्रियंका राहुल गांधी से बेहतर साबित होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रियंका को आगे बढ़ाया होता तो ज्यादा फायदा होता। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से मदनी ने कहा कि प्रियंका गांधी चीजों को बेहतर तरीके से समझती और बोलती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल बोलते वक्त बैकफुट पर नजर आते हैं, जबकि प्रियंका गांधी उनके मुकाबले ज्यादा आक्रामक है। प्रियंका गांधी ने चुनाव के लिए सुन्नी धर्म गुरुओं से समर्थन की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक रायबरेली में चुनाव से 1 हफ्ते पहले ही प्रियंका ने सुन्नी धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रियंका ने सुन्नियों के बड़े संगठन ऑल इंडिया उलेमा एंड मशाइख बोर्ड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। अखबार का दावा है कि बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी बाबर अशरफ ने माना कि प्रियंका के साथ 2 घंटे तक मीटिंग चली। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव आयोग की सख्ती के बाद भी मोदी के खिलाफ बयान देते रहेंगे। बेनी ने कहा कि चाहे उन पर बैन लगा दिया जाए, लेकिन वो मोदी के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे। हमको नोटिस दो, चाहे हमको बर्खास्त कर दो, चाहे हमको जेल में डाल दो, चाहे हमको फांसी दे दो, नरेंद्र मोदी तुम्हारी जो हरकतें हैं, अब ऐसा कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे फिर नोटिस मिल जाए। उन हरकतों का जवाब हम देते रहेंगे। गोंडा में लगे हाथ बेनी ने विवादित बयान भी दे डाला। आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए बेनी ने कहा कि ये गुंडों की पार्टी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा को चेतावनी दी कि अगर वो नहीं माने तो उन पर बैन लगा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी पर लगातार विवादित बयान देने के बाद बेनी को आयोग ने चेतावनी दी है।
एसपी अबू आसिम का आजमी ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी, कि आरएसएस वाला तो नहीं। यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आजम ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग ने उन पर पाबंदी लगाकर पाप किया है और इसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए। आजम खान ने चुनाव आयोग को उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की चुनौती भी दे डाली। आजम ने कहा कि अगर उनकी सदस्यता खत्म की जाती है तो वो अगली बार और भी ज्यादा मतों से चुनाव जीतकर आ जाएंगे। गोंडा में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से तीसरे मोर्चे का राग अलापा। मुलायम ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने देश का नाश किया और इस बार जनता तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएगी। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तभी तो मैं कह रहा हूं तीसरे मोर्चे की सरकार, और तीसरे मोर्चे की सरकार के बारे में हम नहीं कह रहे, अब सबका एक स्वर में बोल रहे हैं कि अब तक कांग्रेस विरोधी और बीजेपी विरोधी काम होना चाहिए। भोजपुरी गायक और बीजेपी से लोकसभा के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने शायरी के लहजे में कहा कि मोदी सरकार आते ही वाड्रा जेल जाएंगे। किसी भी हालत में नहीं होगी बेल, जीजा जी को होने वाली है जेल। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गुजरातियों पर सवाल उठाया गया है। सामना में लिखा है कि गुजराती बिजनेसमैन मुंबई को वेश्या की तरह इस्तेमाल करते हैं। सामना में सवाल किया गया है कि गुजराती बिजनेसमैन महाराष्ट्र दिवस क्यों नहीं मनाते। उधर राहुल गांधी ने हिमाचल के बिलासपुर में एक रैली में बीजेपी और संघ पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को शक्ति देने की बात करती है, जबकि आरएसएस के फाउंडर गोलवलकर जी महिलाओं को वोट की शक्ति देने के विरोध में। राहुल ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करती है, जबकि इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पैसा रिलीज हो चुका है और काम हो चुका है, उसे करने का वादा करती है बीजेपी। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी की लहर को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी का विकास मॉडल यूपी सरकार की नकल है। अखिलेश बोले, गुजरात हाईटेक जरूर है लेकिन उससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिला अदालत ने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 8 मई को होगी। 2008 में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने औरंगाबाद में एक बस पर पथराव किया था। बीजेपी के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे। सिद्धू अपने नए घर में पूजा करवाने आए थे। वोट नहीं देने पर सिद्धू ने कहा कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। सिद्धू बोले, अमृतसर से उनका रिश्ता हमेशा बना रहे। फैजाबाद पहुंचे बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में वोट मांगे। सोम ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में 65 और देश में 300 सीटें जीतेगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला फूंका। साथ ही मोदी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी की। ये लोग राहुल गांधी पर दलित समाज को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज थे। आगरा में वकीलों ने योग गुरु बाबा रामदेव और बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। रामदेव ने राहुल गांधी को लेकर दलितों पर आपत्तिजनक बयान दिया था और शहनवाज हुसैन बाबा के बचाव में आए थे। बिहार के गया में भी बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दलित समुदाय से जुड़े छात्रों ने रामदेव के खिलाफ जुलूस निकाला। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीवी एंकर अमृता राय से अपने रिश्ते को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। साथ ही नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी को लेकर भी सवाल उठाए। He's a coward who has hidden his wife for last 30 years. Well, whatever it is, it's a private matter which I have made it public because I want people to understand that बीजेपी नेता उमा भारती ने दिग्विजय सिंह और अमृता राय के रिश्ते को लेकर तंज कसा है। उमा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी की चिता ठंडे होने का इंतजार तो किया होता, कम से कम उनकी एक बरसी तो हो जाने देते। दिग्विजय सिंह ने भी स्वीकार किया था कि उनके टीवी एंकर अमृता राय से संबंध है। अमृता ने भी इसे कबूल करते हुए कहा कि वो अपने पति से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं और तलाक के बाद दिग्विजय सिंह से शादी करेंगी। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। उनकी पत्नी उज्ज्वला शर्मा कई घंटे तक घर के बाहर खड़ी रही। इस दौरान मीडिया का जमावड़ा लगा। खबर है कि 3 दिन पहले लखनऊ के एक होटल में तिवारी और उनके पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। दरअसल उज्ज्वला शर्मा उनके घर में साथ रहना चाहती हैं और वहीं एनडी तिवारी उनके घर में घुसने पर पाबंदी लगाए हुए हैं।
सिरसा से निर्दलीय विधायक गोपाल गोयल कांडा आज सुबह 10 बजे गुड़गांव के अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल कांडा अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पाक सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर पाकिस्तान कश्मीर को अपने गले की नस समझता है तो ये उन्हें समझना होगा कि हम इस नस को काटने का मादा भी रखते हैं। अगर कश्मीर को वो अपने शहरग मानते हैं, अपने गले की रग मानते हैं, तो हम उस रग को काटने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि भारत में मोदी सरकार बनते देख पाकिस्तानी आर्मी की नींद उड़ गई है। सोम बोले कि मोदी पीएम बनेंगे तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इससे पहले रावलपिंडी में शहीदी दिवस के मौके पर पाक आर्मी चीफ ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने यह भी कहा था कि कश्मीरियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुआ धमाका आतंकी हमला था। खुफिया एजेंसी आईबी ने इसे आतंकी हमला माना है। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन अल हुमा का हाथ इस धमाके के पीछे हो सकता है। ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। एक संदिग्ध चेन्नई स्टेशन से ही पकड़ा गया, वो ब्लास्ट के बाद भी ट्रेन में बैठा था। वहीं एक और संदिग्ध को चेन्नई एयरपोर्ट से पकड़ा गया जो कि चेन्नई से भागने की फिराक में था। ब्लास्ट की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तमिलनाडु पुलिस ने पकड़ा गया, वो ब्लास्ट के बाद भी ट्रेन में बैठा था। वहीं एक और संदिग्ध को चेन्नई एयरपोर्ट से पकड़ा गया जो कि चेन्नई से भागने की फिराक में था। ब्लास्ट की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तमिलनाडु पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों धमाके मोबाइल के जरिए टाइमर से जोड़कर किए गए। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 2 बोगियों में हुए एक के बाद एक 2 ब्लास्ट होते ही चीख पुकार मच गई। ब्लास्ट में 22 साल की स्वाति की मौत हो गई जो बेंगलोर से विजयवाड़ा जा रही थी। वहीं धमाके की चपेट में आने से 14 लोग जख्मी हुए। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में यह धमाका सुबह 7:05 पर हुआ। ब्लास्ट 2 बोगियों S4 और S5 में हुआ था जिसकी चपेट में कई यात्री आ गए। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में ब्लास्ट के बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्लेटफॉर्म से लेकर पटरियों तक में सर्च अभियान चलाया गया। चेन्नई में ट्रेन में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई के CST स्टेशन में सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। चेन्नई में ट्रेन में हुए धमाके के बाद देश भर में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के बाड़मेर रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए। इस बीच दिल्ली मेट्रो को भी उड़ाने की धमकी मिली है। किसी ने फोन कॉल करके मेट्रो में ब्लास्ट करने की धमकी दी थी जिसके बाद हाई अलर्ट कर दिया गया और दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर सुरक्षा भी बढ़ा दी। नर्सरी दाखिले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से कहा था कि वो स्कूलों से पाठ्य सीटें बढ़ाने के बारे में पूछे। अदालत ने दिल्ली सरकार को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। 2G घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पाटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला सुना सके। पूर्व संचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और 17 अन्य के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर तहरीर सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कालाधन मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही सरकार से इस बाबत तुरंत अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा है। SIT के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज MB शाह और उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजीत पशायत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले लोगों की लिस्ट वकील राम जेठमलानी को 3 दिनों के अंदर सौंपे। जेठमलानी ने ही काले धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगा रखी। तिहाड़ जेल में बंद सारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने की गुजारिश की है। सुब्रत रॉय ने कहा तिहाड़ जेल में उन्हें बेहद गर्मी लग रही है और तबियत भी खराब हो सकती है, इसलिए जल्द ही सुनवाई की जाए। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने NTPC को आदेश दिया है कि वो दिल्ली में बिजली आपूर्ति को बाधित न करे और बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को बिजली सप्लाई जारी रखे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी DSCS से कहा है कि वो NTPC को बकाये का भुगतान करे। खबरों की दुनिया में इंडिया न्यूज ने नया मुकाम हासिल किया है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को बेस्ट मैनेजिंग एडिटर का अवार्ड मिला है। NBC ने राणा यशवंत को बेस्ट न्यूज मेकर सचिव वर्ष अवार्ड 2014 से सम्मानित किया। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को जब ये अवार्ड दिया गया तो उन्होंने इसे पूरी टीम की लगन और मेहनत का नतीजा बताया। इंडिया न्यूज की जो मेरी पूरी टीम है उसका ये अवार्ड है जो लगातार काम करती रहती है
और हिंदुस्तान के हर हिस्से में मेरी टीम है और जो खबरें आप तक आती हैं उन खबरों को आप तक लाने में एक बड़ी भूमिका है मेरी टीम की। साल भर के फासले में हिंदुस्तान के 5 बड़े चैनलों में इंडिया न्यूज़ का शुमार हुआ और इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान में कभी भी किसी न्यूज़ चैनल ने हासिल नहीं की। इसके साथ ही इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स को बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड भी एनबीसी की ओर से मुंबई के ट्राइडेंट होटल में दिया गया। उदयपुर में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। यूपी के कन्नौज में बारातियों से भरी एक बस दीवार से जा टकराई, जिससे उसमें बैठे दर्जनों बाराती घायल हो गए। नागपुर में सड़क हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 साल की मासूम जिंदा बच गई। दिल्ली के नरेला में तेज हवा से 2 मकान गिर पड़े। 3 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पास के दूसरे मकान पर गिर पड़ी। हादसे में कुल 9 लोग जख्मी हुए। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई प्रीमियम ट्रेनों के ड्राइवरों ने टीटीई स्टाफ की पिटाई कर दी। बिजनौर के सहसपुर में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। दरअसल जंगल से निकलकर ये तेंदुआ गांव में आ गया था, लेकिन ये गांव से भाग पाता उससे पहले ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग पेड़ पर चढ़े तेंदुए के नीचे उतरने का इंतजार करने लगे, लेकिन तेंदुआ पेड़ पर ही इधर से उधर होता रहा। आगरा के कर्मयोगी इलाके में एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 25 साल का अजान शादी समारोह में पहुंचा। नागपुर में एक बाल गर्ल की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या का शक उसके पति पर है। बिहार के दरभंगा में एक प्रोफेसर के घर से करीब 36 लाख रुपए बरामद हुए। दरभंगा के एडिशनल एसपी ने लहरिया सराय इलाके में प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल हसन के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बरामद पैसा छात्रों के एडमिशन में डोनेशन के तौर पर लिया गया। आज से 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज अक्षय तृतीया का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज के दिन सोने की खरीदारी का विशेष महत्व है। आज से IPL 7 का मुकाबला भारत में शुरू होगा। आज रांची में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में धीमी गति से ओवर करवाने के मामले में $20,000 का जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हटाकर ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान कब्जा लिया है। यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए रूस और ब्रिटेन राजी हो गए हैं। डेविड कैमरन ने इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की, जिसके बाद दोनों ही देश यूक्रेन में शांति बनाए रखने पर सहमत। अमेरिका कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता नहीं करेगा। अमेरिका के बड़े अधिकारी ने कहा है कि जब तक भारत इस पेशकश को मंजूर नहीं करता, हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकते। मलेशिया के लापता विमान के रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले में जारी शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ATC को 70 मिनट बाद विमान गायब होने का पता चल गया था, लेकिन बचाव अभियान 4 घंटे बाद शुरू किया गया। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन ने मुंबई की कुटुंब अदालत में आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध खत्म करने के लिए आवेदन दायर किया है। बांदा की कुटुंब अदालत 31 अक्टूबर को ऋतिक और सुशैन के तलाक के आवेदन पर सुनवाई करेगी। इसी दिन तय होगा कि बच्चों की कस्टडी आखिरकार किसे दी जाए।